भारतीय संविधान के निर्माण के पहले भारतीय संविधान के में जो परिकल्पना की गई थी, इसके भारतीय संविधान बनने के पहले अंग्रेज सरकार जो थी वो किसी भी हालत में भारत को स्वाधीनता प्रदान नहीं कर रही थी। तो एक चाल चली ब्रिटिश सरकार ने, जब भारत के नेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेज सरकार पर दबाव डाला कि वह भारत को स्वतंत्र कर दे, हम स्वाधीन रहना चाहते हैं। तो अंग्रेज सरकार भारतीयों को खुश करने के लिए, भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जारी किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यह प्रावधान था कि इसमें एक प्रसंघीय शासन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उपबंध था। केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों का उपबंध था, यानी केंद्र सरकार भी रहेगी और प्रांतीय सरकारें अर्थात राज्य सरकार भी रहेगी। तो और इसमें जो है जो सरकारें हैं, इनके प्रतिनिधि जो हैं, इनके मंत्री जो हैं, विधानमंडलों से चुने हुए प्रतिनिधि होंगे और वे मंत्री जो हैं विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे और गवर्नर, विधानमंडल यानी मंत्री लोग अपना कार्य जो है वहाँ गवर्नर नियुक्त किया जाएगा और उस गवर्नर के माध्यम से, जैसे अब राज्यपाल है तो उस समय गवर्नर की व्यवस्था थी कि गवर्नर जो होगा वह जो है सभी शक्तियाँ जो है मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की सभी शक्तियाँ गवर्नर में निहित होंगी और उनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। गवर्नर जो है मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में गवर्नर को स्वविवेक का अधिकार प्राप्त है। वे मंत्रियों के सलाह के बिना भी या मंत्रियों के सलाह के विरुद्ध भी कार्य करते हैं और उन गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिश के यानी इंग्लैंड के क्राउन द्वारा की जाती थी, जिसपे वहाँ के ब्रिटेन का कंट्रोल गवर्नर पे था और गवर्नर जो है मंत्रिपरिषद के मानने के लिए बाध्य नहीं था। तो और मंत्री जो गण जो है वे विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। जब उनका विश्वास उसमें खत्म हो जाएगा तो अपने पास उनको त्याग पर देना पड़ेगा और उस समय गवर्नर जो है, गवर्नर फुल पावर में आ जाएगा। तो एक प्रकार से जो है भारतीयों पर थोपा गया एक अधिनियम था और इस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश सरकार जो है, जो इंग्लैंड सरकार जो है, ब्रिटेन सरकार जो है, वह इस पर अपना शासन करना चाहती है। तो इस एक्ट का, जब इस एक्ट को भारतीयों ने समझा तो 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार ने इसका घोर विरोध किया, प्रबल विरोध किया इसका और कहा कि यह एक्ट हमको मान्य नहीं। इसका विरोध चलता है। 9 अगस्त 1942 को भारतीयों ने भारत छोड़ो आंदोलन किया और यह आंदोलन उग्र रूप धारण कर लिया 1945 जाते जाते। तो 14 जून 1945 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री विंस्टन चर्चिल ने एक श्वेत पत्र जारी किया। उस श्वेत पत्र में यह प्रावधान था भारतीयों के लिए कि सरकार, भारत का शासन जो है एक ऐसी अंतिम सरकार को सौंप देना चाहती है जिसमें वायसराय और मुख्य सेनाधिपति को छोड़कर सभी लोग भारतीय होंगे।
इन्हें जो श्वेत पत्र 14 जून 1945 की चर्चिल सरकार, ब्रिटेन की चर्चिल सरकार ने जारी किया, उसमें यह प्रावधान किया गया कि वाइसराय जो है और मुख्य प्रमुख सेनाधिपति ये जो है ब्रिटेन का होगा और बाकी सब लोग भारतीय होंगे। तो ये भी भारतीयों के लिए गड़बड़ था, भारतीय लोगों के लिए असंतोषजनक था। फिर भी भारतीयों ने कहा कि चलो जहाँ कुछ नहीं था तो कुछ मिल रहा है। तो इस पे जो है विचार किया गया और अंतरिम सरकार और संविधान बनाने के लिए समिति का गठन किया गया। परंतु कांग्रेस और कुछ नेताओं ने, मुस्लिम लीग सरकार ने और कांग्रेस ने, दोनों ने बाद में इसका विरोध किया और वो संविधान लिखने के लिए जो व्यवस्था, जो समिति गठित की गई थी वो हो नहीं सका। तो इसमें जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसका विरोध किया और फिर अंतोगत्वा जो है ब्रिटिश सरकार ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 का विरोध किया गया, श्वेत पत्र का विरोध किया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया, जिसमें भारत का विभाजन कर दिया। इसमें पाकिस्तान और भारत दो पार्ट बना दिए गए भारत के। और अब ये जब दो राष्ट्र हो गए तो फिर जो संविधान रुक गया था बनाने में, संविधान की रचना करने में, संविधान की समिति में जो संविधान लिख रही थी, फिर समिति का गठन हुआ और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया और 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया। और इसी तिथि को जो है संविधान, हमारा संविधान की कुछ अनुच्छेद, यानी संविधान के कुछ अनुच्छेद, क्योंकि संविधान तो कोई था नहीं, क्योंकि ये संविधान जो बन गया, सरकार ने संविधान बनाया तो इसको कुछ बातें तुरंत लागू करनी थी जिससे हमारा कंट्रोल हो सके पब्लिक पे, जिससे पब्लिक में सुव्यवस्था, शासन सुव्यवस्थित हो सके। तो इसलिए जो है इस संविधान के, भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद को उसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। जैसे वो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 393 और 394 इसका एक तुरंत प्रवर्तन में आ गया। यानी ये 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तन में आ गया, परंतु शेष सारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रवर्तन में आया। तो हमारे नेताओं ने, हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने जो हमारा संविधान बनाया, बहुत ही सोच समझ के, बहुत विचार करके, और विश्व के अच्छे अच्छे जो देश हैं उनसे, उनके संविधान से अच्छी अच्छी बातें लेके अपने संविधान में वो लिखित किया गया, अपने संविधान में जोड़ा गया, लिया गया। तो प्रसंगी व्यवस्था जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता अमेरिका से संविधान लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम जगहों की अच्छी अच्छी बातें जो अपने संविधान में अंगीकृत की गई हैं, यानी उत्पन्न किया गया है, उल्लिखित की गई है, वो ले लिया गया है। हमारे संविधान जो है इसकी विशेषताएं क्या हैं? हमारा संविधान एक आधुनिक संविधान है। यह
हमारी जनता जो है, हमारा देश जो है, हमारे देश की जनता जो है, आधुनिक मतलब आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, आधुनिक जो युग है, इसके अनुसार जो है हमारा संविधान आगे देख कर के बनाया गया है कि आगे क्या होगा, आगे कैसे हमारा देश की जनता एडजस्ट हो जाएगी, संविधान को बार बार संशोधन नहीं करना पड़ेगा। तो इसको देख के बनाया गया है। यह आधुनिकता है, यह लिखित संविधान है। विश्व के सभी देश में लिखित संविधान नहीं, जैसे अमेरिका में लिखित है, कनाडा में लिखित है, ऑस्ट्रेलिया में लिखित है, भारत में लिखित संविधान है, किंतु ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में ये संविधान अलिखित है, लिखित नहीं है। तो हमारा संविधान लिखित है। और नेक्स्ट है विश्व का बृहत्तम संविधान है। यह संविधान विश्व के संविधान, विश्व में जितने संविधान, सबसे बड़ा संविधान हमारा संविधान है। यह 22 भाग में विभक्त किया गया है। इसमें 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूची पहले थी, अब तो 12 अनुसूची हो गई है। 395 अनुच्छेद, 9 अनुसूची संविधान बनने के समय, और अब जो है 12 सूची होगी, 12 अनुसूची होगी। तो यह 22 भागों में विभक्त है। जैसे उद्देशिका, मूलाधिकार, नीति तमाम जो है 22 भागों में विभक्त किए गए हैं। तो इतना जो है, इतना बड़ा संविधान किसी देश का और नहीं है। और नेक्स्ट जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान में, हमारा संविधान में हमारा देश जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी प्रभुत्व संपन्न मतलब ये सावरन है, इस पर किसी का और अधिकार नहीं है, किसी देश का अधिकार। ये किसी देश से हम दबते हो, किसी देश का इसका इन्फ्लुएंस हो, किसी देश का इसका प्रभाव हो, कि उससे हमारी व्यवस्था जो है उनके अनुसार चले, तो यह प्रभुत्व संपन्न है। इस पर किसी का जो है कंट्रोल और किसी का अधिकार इसमें नहीं है, न किसी का कोई प्रभाव है। और समाजवादी पंथ, यह समाजवादी है, सभी को लेकर बराबर चलती है, सभी समाज के सभी लोग बराबर हैं। पंथ निरपेक्ष है, यह पंथ निरपेक्ष भी है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि यह किसी पंथ को, किसी धर्म विशेष को, किसी जाति विशेष को, किसी धर्म को नहीं मानती है, और सभी धर्मों को भी मानती है। यह किसी धर्म को नहीं मानती है और सभी धर्मों को भी मानती है, यानी सब धर्म पंथ निरपेक्ष है, सभी धर्म इसके लिए बराबर है। धर्म के आधार पर जो है कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहाँ भारत का संविधान जो है, इसमें जो सांसद और विधायक आते हैं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो सरकारें जो बनती हैं, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जनता जो है जिसको वोट देती है, जिसको मतदान करती है, जिसको निर्वाचित करती है, जनता के प्रतिनिधि आते हैं, जो एमएलए हैं अर्थात विधायक हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और मूलाधिकार यानी फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद के भाग 3 में यह प्रावधान किया गया है, उस मूल अधिकार के प्रावधान किए गए कि समता अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ये फंडामेंटल राइट के बारे में हम डिस्कशन पिछले सेशन में कर चुके हैं कुछ दिन पहले, उस पर डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। तो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं मूल अधिकार। प्रत्येक आदमी का जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है, वो जो है दिया गया है क्या फंडामेंटल राइट है। और एकल नागरिकता यानी एक ही नागरिकता है, यानी कोई भी व्यक्ति, जैसे भारत का नागरिक, कोई भी व्यक्ति नागरिक जो भारत हिंदुस्तान में रहने वाला है, भारतवर्ष में जो भी व्यक्ति रहने वाला है, जो नागरिक है वो भारत का नागरिक है। जैसे मान लीजिए हम यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का नागरिक अलग, और दिल्ली में कोई रहता है दिल्ली का नागरिक अलग, यूपी में का नागरिक अलग,
ऐसा नहीं है। भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। ये नहीं कि स्टेट, किसी स्टेट, विशेष स्टेट का नागरिक है, वो संपूर्ण भारत का नागरिक है। भारत में किसी भी स्थान पे वो जा सकता है, व्यापार कर सकता है, रह सकता है, निवास बना सकता है, अपना रोजगार खोल सकता है। भारत भर में किसी भी स्थान में आबाद रूप से संचरण कर सकता है, आबाद रूप से आ जा सकता है। और मूल कर्तव्य, मूल अधिकार में मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं। यह भाग 4 का में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद, संविधान के भाग पार्ट जो है पार्ट 4 का में दिया गया है। मूल कर्तव्य, आदमी के, व्यक्ति के, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है, इससे मूल कर्तव्य के बारे में भी हम कुछ दिन पहले सेशन कर चुके हैं। आप वित्त सदन में देखेंगे मूल कर्तव्य या मूल अधिकार या इस सब के बारे में डिटेल हमने चर्चा किया है। फंडामेंटल मॉरल ड्यूटी के बारे में सब चर्चा हम कर चुके हैं। नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में है। और गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, सरकारें हमारी जो है, कुछ नीति निर्देशक तत्व का करते हैं कि मतलब कि किसके बारे में कैसा कानून बनाया जाए, किसके लाभ के लिए कैसे क्या किया जाए। तो ये नीति निर्देशक तत्व है। ये जो है इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं पिछले सेशन में कुछ दिन पहले। ये संविधान के पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में। नेक्स्ट विशेषता जो है, एक परिसंघात्मक संविधान। हमारा संविधान जैसे परिसंघात्मक है, यानी भारत का संविधान है ये, यानी कोई स्टेट का संविधान अलग, केंद्र का संविधान अलग, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही संविधान है जिसमें केंद्र में ही सारी शक्तियाँ नहीं थी। एक होती है केंद्र सरकार हमारे, एक राज्य सरकार। तो जो है ये सभी शक्तियाँ जो है केंद्र में निहित होती हैं। और संविधान में जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं, जैसे केंद्र सरकार, अनुसूची जो हमने बताया पहले, जो अनुसूची दी गई है संविधान में, तो केंद्र अनुसूची पे केंद्र सरकार, राज्य अनुसूची राज्य सरकार, समवर्ती सूची पे दोनों। लेकिन कोई ऐसा कानून बनाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी ऐसा कोई कानून बनाती है उसी समवर्ती सूची पे, और दोनों कानून में आपस में विरोधाभास है, तो केंद्र सरकार का जो बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का बनाया गया कानून निरस्त होगा। तो ये जो है परिसंघात्मक संविधान हमारा है, यानी केंद्र सरकार जो है मतलब केंद्र सरकार को किसी राज्य पर आक्रमण हो जाए, किसी देश में परेशानी उत्पन्न हो जाए, अराजकता उत्पन्न हो जाए, तो केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह जो है राज्य की रक्षा करे, तो राज्य की रक्षा करे। और निर्वाचन, भारतीय संविधान में एक व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमारा देश जो है एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो हम भारत के लोग हैं और भारत के लोग जो है संविधान बनाए हैं। बात करो संविधान बनाए मतलब हम भारत के लोग, जो भारत की जनता है, एक अपना मतदान करती है, विधायक या उनके एमएलए को करती है मतदान अपना। तो हर व्यक्ति जो मतदान करता है, तो जिनको मतदान करता है वह उनके प्रतिनिधि हो जाते हैं। जैसे सांसद जो है, जिसको मतदान किया गया है, वो प्रतिनिधि हो गया उतने आदमी का, जो प्रतिनिधि हो गया उतने व्यक्ति का, उतनी जनता का प्रतिनिधि हो गया, वो बैठा और कानून बनाया हो, तो एक प्रकार से जनता का बनाया हुआ कानून है। तो निर्वाचन द्वारा यहाँ जो व्यक्ति जाएगा सरकार में, वो पब्लिक से निर्वाचित हो जाएगा, यानी विधायक और सांसद निर्वाचित हो जाएंगे। नेक्स्ट विशेषता है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद 352 में आपातकाल की व्यवस्था दी गई है। उसमें आपातकाल कैसा है, इसका हम पिछले भाग में इसकी पिछले कुछ दिन पहले इसका हम सेशन डिटेल में कर चुके हैं। तो आपातकाल में क्या व्यवस्था की गई है, आपको कोई आपातकाल है, कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, देश में संकट पड़ जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए,
और वित्तीय संकट हो जाए तो किन आधारों पे आपातकालीन उपबंध है, और आपातकाल के समय संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार में नियुक्त हो जाती हैं और उनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। और उस स्थिति के लिए, उस समय के लिए, उस स्थान के लिए, उस विशेष स्थान के लिए जहाँ आपात स्थिति विद्यमान है वहाँ आपातकालीन उपबंध लगाया जाता है। इसमें दैहिक शारीरिक स्वतंत्रता को छोड़ के संपूर्ण फंडामेंटल राइट निलंबित हो जाते हैं आपातकाल के समय। नेक्स्ट जो है विशेषता इसकी ये है कि हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, वो कानून बनाते हैं और उनका पालन जो है कार्यपालिका कराती है, और कार्यपालिका नहीं करा पाती है या कोई उसको तोड़ता है कानून तो न्यायपालिका उसको दंडित करती है। इस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे नेताओं ने बहुत सोच समझकर हमारा संविधान निर्माण किया। इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका स्वतंत्र है, व्यवस्थापिका स्वतंत्र है, यानी सरकार के 3 अंग जो हैं, तीनों संसद के तीनों अंग स्वतंत्र हैं। कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन अब इसमें जहाँ तक संबंध है कि बड़ा कौन है, विशेषता ज़्यादा किसमें है, किसमें कोई पावर ज़्यादा किसमें है, तो इसको हम देखेंगे यदि तो देखते हैं कि व्यवस्थापिका में ज़्यादा व्यवस्थापिका ही शक्तिशाली है, व्यवस्थापिका बड़ी है, क्योंकि व्यवस्थापिका जो है वही कानून बनाती है। वो कानून कौन बनाता है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका कौन है? व्यवस्थापिका है कौन? ये जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, यानी जनता एक प्रकार से जनता ही है जो व्यवस्थापिका में बैठी है। तो डायरेक्ट जो है जनता के लोग जो है व्यवस्थापिका में बैठ गए, यानी कानून बना रहे हैं, और उसका पालन कार्यपालिका, ये सरकारी तंत्र है जो विधायिका द्वारा बनाई गई सरकारी तंत्र, तो उसका पालन कराती है। न्यायपालिका जो है नहीं होता कोई दंडित करती है। जो कानून बनाएगी व्यवस्थापिका तो वही कानून आगे न्यायपालिका उसका पालन कराएगी, ये नहीं कोई करता है दंडित करेगी। जब चाहे कानून वापस ले ले, कानून संशोधन कर दे, कटौती कर दे। तो इस प्रकार जो है व्यवस्थापिका हम देखते हैं मामलों में, क्योंकि व्यवस्थापिका जनता की चुनी है और न्यायपालिका जो है संविधान द्वारा निर्मित कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका। लेकिन व्यवस्थापिका डायरेक्ट है, डायरेक्ट संबंध होता है जनता का, और न्यायपालिका में डायरेक्ट संबंध जनता का नहीं होता है, और न्यायपालिका डायरेक्ट जनता से नहीं मिल पाते हैं। इसमें न्यायाधीश न्यायमूर्ति होते हैं, इनका संबंध डायरेक्ट उनसे संबंध नहीं है। बीच में एडवोकेट्स अधिवक्ता होते हैं जो संवाद दोनों को, उनकी बात, जनता की बात न्यायालय तक पहुंचाते हैं, कोर्ट तक पहुंचाते हैं उनकी बात, क्योंकि जनता की डायरेक्ट बात कोर्ट समझ पाएगी नहीं समझ पाएगी। लेकिन अधिवक्ता जो है कानूनी भाषा में, कानूनी जामा में उनकी बात जो है, जनता की बात जो है न्यायपालिका की समझ कर देता है। तो ये जो है इस प्रकार जो है संविधान जो है हमारे निर्माताओं ने बड़ी सावधानी पूर्वक संविधान का निर्माण किया, और इसकी संविधान की उद्देश्य जो है ये बड़ा ही अच्छा सब संक्षिप्त में वाली बातें आ गई है। संविधान पूरा आ गया है, उद्देश्य में ही पूरा संविधान आ गया है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये उद्देशिका में हमारे लिखा गया है। तो इसमें संपूर्ण संविधान आ गया। अच्छा, अब प्रश्न जहाँ ये उठता है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? यद्यपि अनुच्छेद 1 से 395 में उद्देशिका जो नहीं आई है, उद्देशिका कहीं नहीं आई है, लेकिन ये पहले ही उद्देशिका, उसके पहले ही उद्देशिका लिख दिया गया। अब प्रश्न जहाँ उठता है, क्या उद्देशिका जो है संविधान का अंग है? कुछ लोग कहते हैं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं। इस पर बड़ा विचार मंथन हुआ। तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट पेज 27, तो उसमें जो है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं माना। कहा कि संविधान का उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, परंतु गतिरोध के समय इस उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है। उद्देशिका तो संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, किंतु किसी गतिरोध के समय, किसी जहाँ मुक्त हो जाए अनुच्छेद, वहाँ जो है इसकी सहायता ली जा सकती है। उन स्थितियों में जहाँ कौन बड़ा है, किसका अधिकार ज़्यादा है, उन स्थितियों में, और किसी गतिरोध स्थिति में, भ्रामक स्थिति में इस उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है, क्योंकि उद्देशिका में संपूर्ण संविधान है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट केस जो है इनरी बेलवारी AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट पेज 845 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचार करने के बाद कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं, इसमें भी इनकार दिया। फिर नेक्स्ट केस जो है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट पेज 845 में सज्जन सिंह के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं। और लास्ट जो है तमाम प्रश्नों का, तमाम गतिरोधों का, तमाम भ्रामक जो है जो पॉइंट थे, इनका सबका निस्तारण करने के लिए सरकार ने उच्चतम न्यायालय को मामला रेफर किया और इस पर एक बृहद पीठ बना के, इस मामले में कई उससे मामले थे, उसमें आरक्षण का भी मामला था और शक्तियों के मामले में था, 368 में संशोधन के मामले में भी था, यानी कई पॉइंट को लेके एक बृहद पीठ की रचना की गई सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 1461। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की पीठ थी। ये आज तक की सबसे बड़ी बेंच हुई। केशवानंद भारती की बेंच जो है आज तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच हुई। इसके पहले 13 जजों की कोई बेंच नहीं थी। तो 13 जजों की जो बेंच थी, इनके सामने कई पॉइंट उठाए गए। एक जो वो चंपक दोराइयार वाला मामला था, उसमें आरक्षण के मामले में, और
मूलाधिकार के फंडामेंटल राइट के बारे में, और कुछ भूमि सुधार के मामले में, कुछ एग्रीकल्चर के मामले में। तो सारी बातें केशवानंद भारती के मामले में उठाया गया। और इसमें एक पॉइंट था ये भी, उद्देशिका संविधान का अंग है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के 13 सदस्यों के बीच केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है। इसके बाद आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई ऐसा मतलब इसका जो है वो आज तक उल्टा नहीं किया है, आज तक इसको ओवररूल नहीं हुआ। तो केशवानंद के भारती के केस में बृहद पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है और इसका यह संविधान का मूल स्वरूप है। तो सब कुछ इसमें कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी संविधान का मूल स्वरूप तो यही उद्देशिका है। और उद्देशिका जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ है, पूरा संविधान ही उसमें है। अब एक एक बात के बारे में, जैसे संपूर्ण पुरुष संपन्न, अब सॉवरेन स्टेट है, सॉवरेन हमारा राष्ट्र है, अब इसके ऊपर कोई आधिपत्य किसी का है ही नहीं। और समाजवादी मतलब अब इसके बारे में समाजवादी के बारे में आ जाएगा, सबके बारे में समान रूप से समता अधिकार फलाने ढमाके, तब तो हम सारी बातें आ जाती हैं। इसी प्रकार छोटे भी उद्देशिका में पूरा संविधान रख दिया गया है। तो इसलिए केशवानंद के भारती के बारे में, केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है और संविधान का मूल स्वरूप है। तो इस प्रकार जो है हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संविधान में जो उद्देशिका जो है ये संविधान का मूल स्वरूप है और संविधान का एक है, इससे जो है निकाला नहीं जा सकता है। अब आज का सेशन इतना ही, आप अगले सेशन में बात करेंगे।